आप सभी का पुनः एक बार राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, पुनः आपका हमारे कॉलेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन का जो एक नियम है, सामंजस्यपूर्ण निर्वचन का जो नियम है, उसको हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया था। और सामंजस्यपूर्ण निर्वचन के संबंध में हमने देखा था कि यदि एक ही कानून के दो धाराओं में यदि विरोधाभास है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उन दोनों में सामंजस्य बिठाने का कार्य करता है और सामंजस्य बिठा कर के ही उस धारा का एक नया निर्वचन उसके द्वारा दिया जाता है। क्योंकि जो भी विधायिका ने विधि बनाई है उसकी ये मंशा नहीं होती है कि वो एक धारा में कुछ देने की बात करे और दूसरी धारा से कुछ लेने की बात करे। एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में सामंजस्यपूर्ण निर्वचन के माध्यम से ही उन धाराओं के वास्तविक मर्म को जानकर न्यायालय उनका निर्वचन करते हैं। हमने इसमें बहुत सारे केसेस देखे थे, जिनमें सबसे पहला जो केस था वो हमने देखा राजकृष्ण बनाम विनोद, AIR 1954, सर्वोच्च न्यायालय। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे, जिसमें कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसकी जो दो धाराएं थी उनमें कैसे अंतर विरोध था और सर्वोच्च न्यायालय ने उनके संबंध में अपना निर्वचन करते हुए दोनों ही धाराओं में सामंजस्य बैठाते हुए ये निर्णीत किया कि जो सरकारी कर्मचारी है वो किसी तरह की मदद नहीं कर सकता है जो निर्वाचन के संबंध में, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको ये अधिकार दिया गया है कि वह जो व्यक्ति निर्वाचन के लिए जा रहा है उसके फॉर्म है उस फॉर्म को वह एक तरह से अनुमोदन है और अनुमोदन का उसको अधिकार दिया गया है। इसमें जो दूसरा केस है वो था वेंकट रमन देवारू बनाम मैसूर राज्य, AIR 1958, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें भी जो संविधान का अनुच्छेद 26 है, जिसमें कि 25 से लेकर के 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिए गए हैं, उनके अंतर्गत धारा अनुच्छेद 26 में धार्मिक स्वतंत्रता को विनियमित करने का प्रत्येक धर्मावलंबी को अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 25(2) ख में प्रत्येक व्यक्ति को पूजा के लिए मंदिर जाने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 25 ख में जो टकराव था, उच्चतम न्यायालय ने सामंजस्यपूर्ण निर्वचन का सिद्धांत लागू करते हुए निर्णीत किया कि अनुच्छेद 26 को अनुच्छेद 25 के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। प्रत्येक मंदिर को स्वयं के धर्म के कामकाज का प्रबंध करने का अधिकार है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को पूजा के लिए मंदिर में जाने का अधिकार भी संविधान के द्वारा ही प्रदत्त किया गया है। तो इस कारण से ऐसे अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो दोनों जो अनुच्छेद 25 और 26 थे उनका सामंजस्यपूर्ण निर्वचन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। आगे इसमें और एक केस है MSM शर्मा बनाम कृष्ण सिन्हा, AIR 1959,
सर्वोच्च न्यायालय। ये भी संविधान के निर्वचन के संबंध में ही ये केस सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया, जिसमें कि याचिकाकर्ता जो कि एक अखबार का संपादक था, उसने जो राज्य विधानसभा में जो बातें की गई थी, जो बातें वहाँ हुई थी, उनको बिना काट छाँट के, अर्थात जो विधानसभा की कार्यवाही से जो बातें निकाल दी गई थी, जो अध्यक्ष के आदेश से जिन कार्यवाही को निकाल दिया गया था, उनको नए घटना घटी थी। इस पर विधानसभा ने उसके खिलाफ विशेषाधिकार के उल्लंघन का धारा अनुच्छेद 194(3) के तहत जो है उसका संज्ञान लिया। याचिकाकर्ता ने ये कहा कि मुझे अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार के तौर पर दिया गया है, इसलिए पत्रक और जो कार्रवाई है और वो छापने का अधिकार जो है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि अनुच्छेद 19(1) के तथा अनुच्छेद 194(3) का सामंजस्यपूर्ण निर्वचन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19(1) के अधीन भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, वह अनुच्छेद 194(3) में वर्णित संसद के विशेषाधिकार के अधीन है। अर्थात जो विशेषाधिकार है उसके अधीन रहते हुए ही एक नागरिक को अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो दोनों धाराओं में किसी तरह का विरोधाभास नहीं है। दोनों धाराएं सामंजस्यपूर्ण निर्वचन के आधार पर ही उनको निर्वचित करते हुए कोर्ट ने दोनों ही धाराओं को वैधता, दोनों ही अनुच्छेदों को वैध माना और अनुच्छेद 19(1) का जो अधिकार है उसको अनुच्छेद 194 के अधीन मानते हुए, 194 के साथ कोरिलेट करते हुए दोनों ही अनुच्छेदों को वैधता प्रदान की। इसी प्रकार जो आगे जो केस है वो वेवरली जूट मिल्स बनाम रेमन एंड कंपनी, ये भी सर्वोच्च न्यायालय का ही निर्णित किया हुआ जजमेंट है। इसमें जो कोर्ट ने निर्णित किया कि संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई विभिन्न सूचियों की प्रविष्टियों का निर्वचन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उनमें कोई भी विषय प्रभावहीन न रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है, तो इन तीनों सूचियों का जब विरोधाभास हो, इनका निर्वचन करने की प्रश्न आए, तो इस प्रकार उनका निर्वचन किया जाए कि इसमें कोई विषय वस्तु प्रभावहीन न रह जाए तथा सभी विषय प्रभावपूर्ण बने रहें। इसलिए ऐसा निर्वचन नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि उनमें कुछ विषय बिल्कुल निरर्थक तथा व्यर्थ हो जाएं। ऐसा कभी नहीं किया जाना चाहिए। जब कहीं पर दो प्रविष्टियां हों जिनमें एक प्रविष्टि साधारण तथा दूसरे की विनिर्दिष्ट हो, तो पहले का अर्थ ऐसा लगाया जाना चाहिए जिससे दूसरा उसके क्षेत्र के बाहर ही रहे। यदि इस तरह की है तो दोनों का इस तरह से निर्वचन किया जाना चाहिए। आगे जो केस लॉ है वह फतेह चंद हिम्मत लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1977। इसमें राज्य की जो विधायिका द्वारा महाराष्ट्र राज्य ऋण राहत अधिनियम 1976 पारित किए जाने की क्षमता का प्रश्न था। यह भी निर्धारित करते हुए कि राज्य इस प्रकार का विधान पारित करने में पूर्णतः सक्षम है। उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि साहूकारी का विषय व्यापार नहीं होने के कारण राज्य है तथा चुनौती दिए गए अधिनियम को पारित करने की शक्ति राज्य में अंतर्गत स्वर्ण उद्योग संबंधित विधान पारित कर रखा है। तो इस प्रकार से दोनों ही जो है दोनों ही
कानूनों में वैधता उसके द्वारा प्रदान की गई। आगे जो केस लॉ आता है वो है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ AIR 1951 सर्वोच्च न्यायालय। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इसमें मुख्य विवाद यह था कि क्या अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत संसद को मूल अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति पर रोक लगाई गई है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 13(2) में क्या संसद, जो अनुच्छेद 13(2) है उसमें ये कहा गया है कि ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जो कि मूल अधिकार को छीनता है या न्यून करता है। तो कोर्ट के समक्ष ये प्रश्न था कि एक तरफ तो अनुच्छेद 13(2) है जो मूल अधिकार परिवर्तन पर रोक लगाता है, जबकि दूसरी तरफ संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया दी गई है, इसका अर्थ ये है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कोर्ट ने दोनों ही धाराओं को, दोनों ही अनुच्छेदों को वैध मानते हुए कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन किए गए हैं उनके ऊपर अनुच्छेद 13(2) लागू नहीं होता है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का केस है, उसमें न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने निर्णित किया कि मूल अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं और सरकार द्वारा मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद सरकार और संसद के द्वारा संविधान में 24वां संशोधन लाया गया और उस 24वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1977 में चुनौती दी गई। तो एक तरफ तो संसद ये कहती है कि हमारे पास सर्वोच्च अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। दूसरी तरफ जो गोलकनाथ का केस था उसमें न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने निर्विचित किया और कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसमें मूल अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मूल अधिकार प्राकृतिक जन्य अधिकार हैं। कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में दोनों ही बातों को सामंजस्यपूर्ण निर्वचित करते हुए ये कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति पर संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन एक नई संकल्पना उन्होंने कायम की कि संसद ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है जो कि मूल ढांचे के खिलाफ हो, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो। और अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13(2) में जो टकराव था उसको सामंजस्यपूर्ण निर्वाचन के द्वारा निर्णीत करते हुए दोनों ही अनुच्छेदों को वैधता जो है प्रदान की। इसके बाद हम देखेंगे जो आगे लॉ है वो है राजस्थान राज्य बनाम गोपी किशन सेन AIR 1900। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्यक्ष परस्पर विरोधी कानूनी उपबंधों को समाप्त कर जहाँ तक संभव हो सभी उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का नियम एक सुस्थिर नियम है। दोनों में विरोधी उपबंधों को समाप्त कर जहाँ तक संभव हो सकता है दोनों ही उपबंधों को क्या किया जाना चाहिए, प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार भारतीय विधिज्ञ परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम प्रबंधक बोर्ड दयानंद विधि महाविद्यालय AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट के जो केस है उसमें भी कोर्ट ने विधि महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति का जब प्रश्न था तो स्पष्ट किया कि इस पद के लिए पात्रता की शर्तें अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धाराओं 7(1) जय धारा 49(1) के 6 घ तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम
1975 के नियम 12 के अनुरूप होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 धारा 30 के अनुसार किसी भी संकाय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त व्यक्ति के लिए पात्रता रखता है। ये आगरा विश्वविद्यालय के अनुसार जो है नियम बनाए गए थे। कोर्ट ने इस नियम का निर्वचन करते हुए कहा कि सामंजस्यपूर्णता से पढ़ने पर इसका अर्थ यही निकलता है कि विधि के किसी भी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त व्यक्ति महाविद्यालय का प्राचार्य बन सकता है। तो इस प्रकार से सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन, सामंजस्यपूर्ण निर्वचन का अर्थ ये है कि दोनों ही किसी तरह का बैठाते हुए कोर्ट ऐसा निर्वचन करे जिससे कि वो धाराओं को अधिमान प्राप्त हो। इस पूरे आप प्रश्न को आप तैयार कर लें। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।